नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 20 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे संबंध जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का प्रतीक है। इसमें मुख्यतः बात किया जा रहा है इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप्स का, जो ये बहुत पुराने समय से लगभग पिछले 50 वर्षों से लगातार जो है दोनों के बीच का संबंध जो है, दोस्ती जो है वो मजबूत होता जा रहा है। इसी की बातें जो है इस आर्टिकल में दिया गया है, जिसमें एक गलेफू परियोजना की शुरुआत की गई है भूटान में। ठीक है, तो इसमें लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जाए। भारत के द्वारा भी बहुत तरीके का मदद किया जा रहा है। भारत भी जो है इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे कि वहां का पर्यावरण, लोगों को रोजगार और कार्बन नकारात्मक देश के रूप में भूटान को स्थापित करने में भी मदद मिलेगा। तो इसके बारे में हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। और एक जो परियोजना है पुनाच सांगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना जो है इंडिया और भूटान के बीच में बनाया जा रहा है। ठीक है, दोनों के संयुक्त सहयोग से बनाया जा रहा है, जिससे दोनों के गवर्नमेंट के रिलेशंस को और बेहतर बनाया जा सके। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि यह परियोजना जो है 2024 तक पूरा कर लिया जाए। इससे दोनों देशों को खास के जो बिजली है, बिजली की आपूर्ति में मदद मिलेगी। तो इस पूरे आर्टिकल को हम डिस्कस कर लेंगे और इंडिया और भूटान के रिलेशन से बढ़ने से इंडिया के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इंडिया के जो विभिन्न स्टेट्स हैं जो भूटान के आसपास हैं वहां पे क्या प्रभाव पड़ता है, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है सोसम्मा यपे और बेचूर गाय का विचित्र मामला। तो इसमें बेचूर गाय के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि 1980 के दशक में विलुप्त हो गया था, विलुप्त होने के कगार पे था। तो ये जो सोसम्मा येपा है ये एक डॉक्टर है। ठीक है, ये महिला ने लगातार 30 वर्षों तक कठोर परिश्रम किया, जिससे कि बेचूर गाय को फिर से उनके संख्या को बढ़ाया जा सके, पुनर्जीवित किया जा सके। बेचूर गाय की जो विशेषता है वो दिखने में बहुत छोटी होती है और ये जो बेचूर गाय है उसका दूध जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है और इस गाय के दूध का जो है वो औषधीय गुण से भी युक्त होता है बेचूर गाय का दूध। तो इसके बहुत से महत्व हैं और इसके बचाने में सोसम्मा यपे जो केरला की रहने वाली है लगातार कितने प्रयास की है, इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, अभी हाल के रिपोर्ट में ऐसा पाया गया है कि इस्तेमाल में आ रहे हैं लगभग 21 लाख सिम कार्ड जो लिए गए हैं उसके सबूत काफी फर्जी हैं। जो केवाईसी कराए गए हैं वो पूर्णतः जो है वो फेक है, फेक डॉक्यूमेंट का उपयोग किया। इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती है भारत में, चाहे वो टेररिज्म हो, किसी की आइडेंटिटी चुराना हो, क्राइम करना हो, धमकी देना हो, ठीक है, या फिर जितने भी विदेशी लोग हैं वो भारत की संप्रभुता को प्रभावित करना चाहते हैं तो इस तरह के अंजाम दिए जा सकते हैं। इसलिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा जो है वो प्रयास किया जा रहा है और जितने भी हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, खास के जैसे भारतीय एयरटेल हो गए, एमटीएनएल हो गए, बीएसएनएल हो गए, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, इन सभी को जो है एक अलर्ट मैसेज भेजा गया है जिससे कि अर्जेंट एक रीवेरिफिकेशन प्रोवाइड कराया जा सके। उनके जो कस्टमर्स हैं उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फिर से रीवेरिफिकेशन कराया जा सके और जो पर्याप्त डॉक्यूमेंट देने में सक्षम नहीं है उसका अति शीघ्र ही उनका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कराया जाए। भारत में लगभग अभी आंकड़े में पाया गया है कि लगभग 114 करोड़ मोबाइल फोन उपयोग होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 114 करोड़ मोबाइल फोन्स अभी भारत में उपयोग हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता को भी प्रभावित कर सकता है। इस तरह का जो उपयोग हो रहा है, इसलिए हमारे जो टेलीकम्युनिकेशन हो गए या फिर नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनको रेगुलेशन में मजबूती लाने की आवश्यकता है और सरकार को भी यहाँ पे कड़ाई बरतने की आवश्यकता है जिससे कि हम इस तरह के फर्जी कार्यों को नियंत्रित करने में सफल हो सके। तो आइए आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है इंडिया और भूटान के बीच के रिलेशनशिप जो लगातार जो है पिछले 50 वर्षों से वो बेहतर ही होता जा रहा है
और भी जो अन्य पड़ोसी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, ये सभी जो है समय के साथ अपने इंटरेस्ट के साथ भटकते रहते हैं। लेकिन भूटान ऐसा एकमात्र भारत का दोस्त है जो कभी भी भारत से संबंध को खराब नहीं करता है, ठीक है, किसी के लालच में नहीं आता है। वहां पे भी चाइना जो है मैनिपुलेट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए लालच दे रहा है, परंतु फिर भी जो है वो भारत से एक बार विचार विमर्श करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है किसी भी दोस्ती के लिए कि लगातार एक अंतराल पे ये दोनों मुलाकात करते रहते हैं, वार्तालाप करते रहते हैं, इसलिए जो है इन दोनों के संबंध जो है वो बहुत ही बेहतर है। इसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि 38,394 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 7.7 लाख की आबादी वाला भूटान अपने विशाल पड़ोसी भारत, जहां पे लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, ठीक है, फिर भी जो है वो पिछले 50 वर्षों में उनकी दोस्ती के जो संबंध है लगातार बेहतर ही होते गए हैं। तो इसी में एक परियोजना की बात की जा रही है, गेलेफू परियोजना, जो कि भूटान के राजा ने नवंबर 2023 में भारत की यात्रा करते समय इस परियोजना की शुरुआत करने की बात की थी, जिसके दौरान उन्होंने भूटान के दक्षिणी क्षेत्र के गेलेफू में माइंडफुलनेस, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, माइंडफुलनेस सिटी की अपनी योजना का संकेत दिया था। यह जो है वो विदेशी निवेश को आकर्षित करने और भूटान को समृद्ध करने के लिए बहुत ही बेहतर कदम है और इस क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की तरह ही कार्य किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से भारत की व्यावसायिक इकाइयां की भी इस प्रयास में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, बहुत से जो बिजनेस यूनिट हैं भारत के, वो भी जो है ये माइंडफुलनेस सिटी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का जो उद्देश्य है भूटान के सामाजिक स्थिरता, समाज के कल्याण और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना, उसको नियंत्रित करना, ठीक है, और ऐसी परियोजना से भूटान के लोगों को उच्च आय स्तर तक ले जाने की उम्मीद है। साथ ही कार्बन नकारात्मक देश, मतलब कि ये देश में जो है वो कार्बन इमिशन ही नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में जो है कार्बन इमिशन होता है, इसलिए जो है इस तरह के निर्माण से भूटान पूर्णतः जो है वो कार्बन नेगेटिव कंट्री बनना चाहता है कि यहाँ से कार्बन इमिशन नहीं हो। इसके प्रभाव के बारे में भी विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणीय चिंता है उसको भी दूर कर पाएगा, ठीक है। तो इसी में आया कहा जाता है कि गेलेफू शहर से योग, आराम, मनोरंजन, स्पा थेरेपी और मानसिक विश्राम चैनलों पर जोर देने के साथ साथ मानव कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते को, चाहे वह दो व्यक्ति के बीच में हो, दो देश के बीच में हो, निरंतर देखभाल करने की आवश्यकता होती है, नियमित संवाद और बहुत अधिक देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है, और जिसका उदाहरण इंडिया और भूटान के रिलेशन में दिखता है। भूटान और भारत के प्रधानमंत्रियों की एक दूसरे के देशों की लगातार यात्राएं दोनों सरकारों द्वारा संबंध पर दिए गए ध्यान पर ही प्रकटीकरण होती है, इसलिए जो है दोनों देश के संबंध बेहतर दिखाई दे रहे हैं। यह जो है वो भारत भूटान संबंधों की निरंतर वृद्धि और विकास के लिए एक अच्छा संकेत है। यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति दृष्टिकोण का भी प्रतीक है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब देख लेते हैं, एक संयुक्त परियोजना बनाया गया है जो कि हाइड्रो पावर से रिलेटेड है। तो जल विद्युत सहयोग भूटान के साथ भारत के संबंधों का आधार है। भारत और भूटान के बीच में जो संबंध बेहतर हो रहे हैं उससे सबसे ज्यादा जो भारत को फायदा होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करने में, ठीक है। तो दोनों सरकारों द्वारा कई सहकारी, ठीक है, कोऑपरेटिव पनबिजली परियोजनाएं शुरू की गई है और चालू की गई है जो भारत को स्वच्छ बिजली की आपूर्ति करती है और भूटान को राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करती है। कि जो भूटान है उसको जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका सबसे बड़ा मात्रा जो है इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी को भारत को बेचकर भी प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए जो है राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है इस तरह का बिजली का उत्पादन भूटान के द्वारा, जिसके कारण यह सबसे कम विकसित देश की स्थिति से भी बाहर आ पाया है। इसी कारण जो है वो भूटान का आर्थिक स्थिति भी उभरने में सक्षम हो पाया है। तो एक विलंबित परियोजना जो है जल विद्युत सहयोग के लिए, उसका नाम है पुनात सांगचू द्वितीय, जो है वो जल विद्युत परियोजना के 2024 में पूरी होने की उम्मीद है और यह जो है जल विद्युत में सहयोग के साथ साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल का एक सफल उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो ये नाम याद रखेगा, पुनात सांगचू द्वितीय हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और भूटान दोनों के
यहाँ पे सीमा यहाँ पे साझा होंगे इस जल विद्युत परियोजना में। तो यहाँ पे विचारणीय उपाय क्या है, तो आगे आने वाले वर्षों में भारत को गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी की सफलता में योगदान देना चाहिए और शायद निम्नलिखित उपाय पर विचार भी कर सकते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली और गेलेफू के बीच सीधी उड़ानें शुरू करना, जिससे कि पर्यटन भी बढ़ सकता है। उसके बाद भूटान को कठिन बुनियादी ढांचे के निर्माण में हमारी तकनीक और ज्ञान प्रदान करें, जिससे कि निजी क्षेत्र नेतृत्व करेंगे। उसके बाद उच्च श्रेणी के भारतीय पर्यटकों और व्यवसायियों को नियंत्रित संख्या में गेलेफू की यात्रा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। उसके बाद भारतीय व्यवसायों को शहर में दुकान स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो गेलेफू पश्चिम बंगाल और असम जो आसपास के जो स्टेट्स हैं उसके दूर दराज के हिस्सों के बगल में है और माइंडफुलनेस सिटी की सफलता से इन भौगोलिक क्षेत्रों पर भी सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के लोग जो है वहां पे बिजनेस करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, ठीक है। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। यह भारत और भूटान के बीच में विन विन सिचुएशन प्रदान करेगा, ठीक है। उसी की बात की जा रही है कि जीत और सहयोग का एक और उदाहरण प्रदान करेगा। तो यह था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने इंडिया और भूटान के रिलेशंस को अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। और जो कुछ परियोजनाएं, जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई जा रही है भूटान में और भारत का सहयोग किया जा रहा है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली कहा जाता है एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। एक महिला डॉक्टर है, उनका नाम है सोसम्मा, ठीक है, जो लगातार 30 वर्षों तक ये कार्य करती रही बेचूर गाय के पुनरुत्थान के लिए, ठीक है। क्योंकि 1980 के दशक में जो है बेचूर गाय जो था विलुप्त होने के कगार पे था। तो बेचूर गाय जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, छोटे आकार का होता है, परंतु उसका दूध का जो है विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं। क्योंकि ये जो बेचूर गाय है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन करती है और इस गाय के दूध में जो है कुछ औषधीय गुण भी प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है ये गाय बहुत ही देसी नस्ल का है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि सोसमा यपे और बेचूर गाय का विचित्र मामला है। केरल की रहने वाली सोसमा यपे जो है वो गायों की विलुप्त हो रही प्रजाति के लिए काम कर रही थी, ठीक है। ये काम को लगभग 30 साल हो गए हैं। दरअसल गाय की एक देसी नस्ल, ये याद रखेगा कि गाय की एक देसी नस्ल है बेचूर, जो कि दिखने में काफी छोटी होती है, लेकिन इससे दूध काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है और वहीं इस बेचूर गाय का दूध जो है वो औषधीय गुणों से युक्त है। इस गाय के रखरखाव और चारे पर भी बहुत ही कम खर्च होती है और इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी जो है बेचूर गाय जो है वो विलुप्त होने के कगार पर थी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन बनाए गए हैं खासकर ब्रीडिंग रजिस्ट्रेशन के लिए गायों के लिए, ठीक है। तो बेचूर गाय जो है, बेचूर काउ इज द ओनली इंडिजिनस ब्रीड रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द केरला, ठीक है। केरला में जो है एकमात्र देसी नस्ल का गाय के रूप में जो है बेचूर गाय को चिन्हित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या योगदान रहा सोसम्मा यपे का। तो इन गायों को बचाने के लिए 1980 में डॉक्टर सोसम्मा आगे आई और 80 के दशक में ये गाय लगभग गायब ही हो गई थी और ऐसे में सोसम्मा ने इन गायों को बचाने का अपना एक मिशन बना लिया, ठीक है। तो सोसम्मा ने बताया कि 1960 के दशक में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए केरल की राज्य सरकार ने मवेशियों की प्रजनन नीति में बदलाव किया था। यहीं से जो समस्या उत्पन्न हुई थी, जो बेचूर गाय है उनकी लगातार संख्या कम होने लगी क्योंकि यहाँ पे प्रजनन नीति में बदलाव किया गया था, जिसके बाद देसी मवेशियों को विदेशी किस्मों के साथ बड़े पैमाने पे क्रॉस ब्रीडिंग शुरू की गई, जिससे देसी गाय बेचूर की संख्या में कमी आने लगी। तब सोसम्मा ने यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मिलकर इसे संरक्षित करने का भी काम शुरू किया और काफी खोजबीन के बाद उन्हें पहली बेचूर गाय मिली, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें कई गाय मिलने लगी और इन गायों की देखभाल के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें 65,000 का फंड भी मिला था और साल भर में सोसम्मा की टीम ने लगभग 24 गाय इकट्ठी कर ली और इन गायों का संरक्षण और प्रजनन करना ही मुख्य काम था, ठीक है। तो इस सफर की चुनौतियों का सामना करने के बाद सोसम्मा ने बेचूर संरक्षण ट्रस्ट का भी गठन किया। इसी के कारण जो है 2022 में सोसम्मा यपे को पद्मश्री दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, यही था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें सोसम्मा यपे और बेचूर गाय के संबंधों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बेचूर गाय कहाँ से रिलेटेड है, केरला से,
ठीक है, और ये एक देसी नस्ल है, इंडिजिनस नस्ल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि इस्तेमाल में आ रहे 21 लाख सिम कार्ड के सबूत जो है वो फर्जी हैं, ऐसा कहा गया है डीओटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और इसलिए जो है विभिन्न जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां हैं भारत की, जैसे भारतीय एयरटेल हो, एमटीएनएल हो, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, इन सभी को जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा एक अलर्ट मैसेज भेजा गया है, जिससे कि जितने भी सस्पिशियस सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनको अर्जेंट कॉल जाएगा, एक अर्जेंट रीवेरिफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्कनेक्ट ऑफ दोज हु फाउंड टू बी बोगस, मतलब कि नकली, फेक पाए जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करेंगे उनका जल्द से जल्द जो है वो कनेक्शन काट दिया जाएगा। भारत में लगभग जो है अभी पाया गया है कि लगभग 114 करोड़ मोबाइल जो है अभी एक्टिव है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार पहचान के नकली प्रमाण या पते के प्रमाण दस्तावेज का उपयोग करके कम से कम 21 लाख सिम कार्ड अभी सक्रिय किए गए हैं। ठीक है, इसी के लिए जो है अभी अलर्ट मैसेज भेजा गया है इन सभी नेटवर्क प्रोवाइडर्स को कि जल्द से जो है वो रीवेरिफिकेशन कराएं। रीवेरिफिकेशन कराया जाएगा उनके डॉक्यूमेंट्स का, अगर मैच नहीं करेगा तो उनके कनेक्शंस को काट दिया जाएगा। ठीक, तो इसी में आया कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 114 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शनों के एक ताजा अखिल भारतीय, ठीक है, पैन इंडिया विश्लेषण से पता चला है कि कम से कम 21 लाख सिम को सक्रिय करने के लिए एप्लीकेशन का समर्थन करने के लिए अमान्य, अस्तित्वहीन, नकली या जाली दस्तावेजों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा ये जो इंफॉर्मेशन है जारी किया गया है। तो इसी में कहा जाता है कि संदेह है कि इनमें से अधिकांश नंबरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए भी किया जा रहा है। देख रहे हैं कि लगातार जो है वो बैंक के नाम से, ट्राई के नाम से, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था 2-3 दिन पहले एक एग्जाम्पल में। ठीक है, डीप फेक, हर एक तरह से आजकल यहाँ पर धोखाधड़ी हो रहा है, और जिसमें महत्वपूर्ण जो योगदान निभा रहा है यहाँ पे मोबाइल फोन्स निभा रहा है। और यहाँ पे जो इस तरह के फेक सिम्स लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है हमारे देश के नेटवर्क प्रोवाइडर्स को जो पॉलिसी प्रोवाइड की गई है उसका रेगुलेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसलिए जो है इतनी बड़ी मात्रा में 21 लाख अभी भी जो फेक सिम है वो एक्टिव है, फेक डॉक्यूमेंट्स पे लिए गए सिम जो है वो एक्टिव है। इसके लिए सरकार को एक सही तरीके से पॉलिसी बनाने की, कठोर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे कनेक्शन की बात की जा रही है, और DIU जांचकर्ताओं ने पाया है कि लगभग 1.92 करोड़, यहाँ पे सिंपली यही कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति को मैक्सिमम 9 सिम लेने की अधिकार है भारत में, लेकिन लगभग 1.92 करोड़ इसका भी उल्लंघन कर दिया, मतलब कि वो 9 सिम लेने के जो व्यक्तिगत सीमा है उसको भी पार कर दिए हैं। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें वे कनेक्शन भी शामिल थे जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा गलती से थोक कनेक्शन के बजाय व्यक्तिगत के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और कुछ मामलों में ग्राहक डेटाबेस रिकॉर्ड के पहचान प्रमाण या फिर पते के प्रमाण अनुभाग में अस्पष्ट डेटा भी प्रदान होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति का जो 9 सिम लेने का जो मैक्सिमम अथॉरिटी दिया गया है भारत में, उसको भी ब्रीच कर दिया गया है लगभग 1.92 करोड़ लोगों के द्वारा। तो डेटा सफाई क्या होता है, डेटा क्लीनिंग क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं इसका उपयोग होता है डेटा क्लीनिंग साइकिल में, जैसे इंपोर्टिंग डेटा हो गया, मर्जिंग डेटा सेट हो गया, ठीक है, रीबिल्डिंग मिसिंग डेटा हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, डी डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है, वेरिफिकेशन एंड इनरिचमेंट हो गया, एक्सपोर्टिंग डेटा हो गया। ठीक है, तो यह फर्जी दस्तावेजों के साथ सक्रिय सिम को डिस्कनेक्ट करके डेटा को साफ करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो डेटा क्लीनिंग प्रोसेस है, जितने भी फेक सिम्स हैं, फेक डॉक्यूमेंट के द्वारा लिए गए सिम हैं, उसको अतिशीघ्र डिसकंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, उसी को डिस्कनेक्ट करने का एक प्रक्रिया है। तो राष्ट्रव्यापी विश्लेषण से एक व्यक्ति द्वारा कई स्थानों पर या विभिन्न TSP के माध्यम से लिए गए कनेक्शन का खुलासा हुआ है। ठीक है, जहां साइबर अपराध या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी कोई अवैध गतिविधियां स्थापित होती है, हम न केवल नंबर को ही डिस्कनेक्ट करते हैं बल्कि हैंडसेट को भी इनएक्टिव कर देते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सिम कार्ड को ही डीएक्टिवेट नहीं किया जाता है, बल्कि फोन
हैंडसेट्स को भी डीएक्टिवेट कर दिया जाता है डेटा क्लीनिंग प्रोसेस में। ठीक है, जो लोग साइबर अपराध या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी में संलिप्त पाए जाते हैं। तो व्यापक विच्छेदन अपेक्षित क्या होता है, इसी को कहा जाता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जल्द ही सिम कार्ड काटने की एक बड़ी लहर आएगी, क्योंकि सेवा प्रदाताओं के प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा दी गई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पूरे ऑपरेशन के दौरान कानूनी प्रवर्तक एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है। ठीक, इसी में कहा जा रहा है कि हमने हाल के दिनों में 1.8 लाख मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक किया है। ठीक है, और अपराधी हमेशा प्रयास करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अपने आइडेंटिटी को छुपा के रख सके, ताकि पुलिस की नजर उन पर ना पड़े। तो इसी में कहा जाता है कि नो योर कस्टमर KYC मानदंडों का उल्लंघन करने वाले सिम कार्ड का उपयोग जांचकर्ताओं के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उपयोगकर्ता जो है, ये नाम याद रखेगा, क्रेडेंशियल नकली बनाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं वही नकली होते हैं, होने के कारण जो है आरोपियों तक की पहुंच ही सुनिश्चित नहीं हो पाती है। इसके कारण भी बहुत समस्याएं रहती है। ये ध्यान रखिएगा, व्यापक व्यवधान का अर्थ होता है एक या अधिक कंप्यूटर को विफल बनाया जाता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे ब्लॉक किया गया ना, उसी तरह से ब्लॉक किया जाता है जब किसी सिम उपयोगकर्ता द्वारा सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता है उस समय। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें झील और देशों को सही तरीके से मिलान करना है। यहाँ पे कुछ गलतियां हो गई है। ठीक है, जैसे पहला जो है बैकाल झील है, दूसरा जो है मिड लेक है, तीसरा जो है चैड लेक है, चौथा जो है स्टडी सी है। तो ये किस देश से संबंधित है? तो कितने जो है सही सुमेलित हैं? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 ही झील जो है वो सही देशों के साथ सुमेलित किए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बैकाल झील जो है वो रसिया में है, मिड झील जो है वो यूएसए में है, चैड झील जो है वो नाइजर, चैड और कैमरून में है, स्टडी झील जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। ठीक है, इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तीसरा और चौथा सही होगा। ठीक है, क्योंकि चैड झील जो है वो नाइजीरिया में है ही, और स्टडी झील जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों में है। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि मिड झील जो है वो मैक्सिको में नहीं यूएसए में है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पासिंग ऑफ शब्द मुख्यतः यहाँ पे महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेडमार्क नियमों के तहत पासिंग ऑफ शब्द का सबसे अच्छा विवरण है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय से जुड़ी वस्तुओं, सेवाओं और सद्भावना के अनअधिकृत उपयोग को संदर्भित करता है, जो गलत बयानी के सम होंगे। ठीक है, क्लियर यहां पे कहा जाता है इट रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड द गुडविल। ठीक है, यहाँ पे गुडविल का भी अगर गलत उपयोग होता है, अटैच टू अनदर पर्सन्स बिजनेस विच वुड अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसलिए जो है वो पहला कथन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा है। ठीक है, कि आईपीसीसी के द्वारा अभी इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल बनाया जा रहा है। ठीक है, कल के ही लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कल का लेक्चर देख सकते हैं एडिटोरियल का। तो इसमें क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीसीसी का एक एकीकृत मूल्यांकन मॉडल, इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल चर्चा में था, और यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पहला स्टेटमेंट है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का अध्ययन करना, ऊर्जा और जलवायु प्रणाली के संभावित भविष्य की जांच करना, हरित क्रेडिट की गणना करना, या फिर राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों को ट्रैक करना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऊर्जा और जलवायु प्रणाली के संभावित भविष्य की जांच करना। ठीक है, एग्जामिनिंग पॉसिबल फीचर्स ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट सिस्टम। ठीक है, तो ये ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल के बारे में लिख दिया हूं। ठीक है, ये एक जटिल मॉडल है जो ऊर्जा और जलवायु प्रणाली और अर्थव्यवस्थाओं के संभावित भविष्य की जांच करता है, और वे एकीकृत हैं क्योंकि वे पृथ्वी पर प्रणाली के कुछ हिस्सों के साथ साथ मानव समाज को मॉडल बनाने के लिए ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके व्यापक आर्थिक मॉडल जो है वो जीडीपी के संदर्भ में भविष्य के विकास स्तरों की ओर इशारा कर सकते हैं।
इसलिए आईएएमएस का जो उद्देश्य है जलवायु कार्रवाई पर नीति प्रासंगिक दिशा निर्देश प्रदान करना, और वे कम से कम लागत वाले आकलन को भी प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सौर संयंत्र स्थापित करने या फिर वनीकरण करने की पूर्ण लागत जो है वो अमेरिका की तुलना में वो कम है। यहां भी वही लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कल्पा सुवर्णा खबरों में थी, यह निम्नलिखित में से किसका किस्म है? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बौना नारियल, इसी को कहा जाता है ड्वार्फ कोकोनट। ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं कि खोपरा और कोमल नारियल उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो रोपण के 30 से 36 महीनों के बाद इसमें फूल आना शुरू होता है और कर्नाटक और केरल में खेती के लिए अनुशंसित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो BTL CH1 जो है वो सुपारी नारियल के बागानों में अंतर फसल के रूप में खेती की जाती है और यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए उपयुक्त है। उसके बाद BTL CH2 जो है वो काली फली सड़न के प्रति सहनशील है, जो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और कर्नाटक और केरल के लिए उपयुक्त है। ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिसु जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है वे झारखंड के निवासी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है उसके पास अपने बच्चों का नाम जन्म क्रम के आधार पर रखने की एक अनूठी परंपरा है। तो दोनों में से कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूसरा कथन सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो है लिसु जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोचरब आश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कोचरब आश्रम क्या है? तो यह जो है वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में कोचरब आश्रम से की थी। तीसरा स्टेटमेंट है, यह आश्रम ने आत्म सुधार और सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देने वाले एक सामुदायिक रहने की जगह के रूप में कार्य किया है। तो कितने स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे? इसमें जो है सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही कथन जो है वो सही होंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, क्योंकि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो ग्वाली टैंक मैदान से हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। यहां पे भी वही बातें लिखी हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ग्वालिया टैंक मैदान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अटापका पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, भारत के निम्नलिखित प्रमुख झीलों में से किस पर स्थित है? यहाँ पे नाम से ही लग रहा है कोई साउदर्न स्टेट है और बहुत ज्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश से मिल रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोल्लेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, जो अटापका पक्षी अभ्यारण्य है वो आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील पर स्थित है। यह पक्षियों के विशाल भंडार का घर है। यह विशेष रूप से पेलिकन को आश्रय देता है। ठीक है, पेलिकन पक्षी है जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को डिस्कस किया और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड था। कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को